हेलो दोस्तों, अभी जो है मैं सर के बगल में बैठा हूँ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो जिम्नेज़ियम है उसी के ट्रेनर हैं। तो आज हम सर से कुछ सवाल करेंगे और उस सवाल का जवाब देंगे जो जिम के सिलसिले में हैं। तो सर से मैं दरख्वास्त करूँगा कि सर आप अपना पहले तारुफ़ करा दीजिए। मेरा नाम मज़ारुल कमर है और मैं पिछले 20-22 साल से इसी प्रोफेशन में हूँ। यहाँ यूनिवर्सिटी जिम्नेज़ियम में मैं कोच पे काम कर रहा हूँ। और वैसे मैं जो खेल से मेरा ताल्लुक़ है, और इतना मैं बस बहुत ही चंद अल्फाजों में इतना ही कहना चाहूँगा कि जो इस प्रोफेशन में मैं हूँ और जो मेरा नाम मज़ारुल कमर है, जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो तो आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं हमारे घर के, और मैं पहली पीढ़ी हूँ, यानी पहला वो हूँ जो इस प्रोफेशन में, स्पोर्ट्स के प्रोफेशन में जुड़ा हूँ। और स्पोर्ट्स के प्रोफेशन को मैंने अपना व्यवसाय यानी अपना कोई रोज़गार या अपनी कोई शौक़ नहीं है मेरा ये, बल्कि ये मेरी इबादत की तरह है। मैं इसको पूजा की तरह इसका करता हूँ, मैं इबादत की तरह करता हूँ। और तो मेरी कोशिश यही रहती है कि इस जिम के जो एक्सरसाइजेज़ हैं उससे हमारे यूथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो भी हमें आती है, जो भी हमें जानकारी है उससे फैज़याब हों। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया NSNIS पटियाला से ट्रेंड हूँ, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग मुझे लिया है। और उसके बाद मैं 1995 में मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया। बीच में मैं कुछ दिनों के लिए यूनिवर्सिटी छोड़ के चला भी गया था। बाद में फिर मैं दोबारा यहाँ आया हूँ और इसी जिम्नेज़ियम में मैं यहाँ पे कोच हूँ। सर एक बात बताइए कि ये तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मेन सेंटर है, यानी जिम खाना का, तो यहाँ पर कितने लड़के एक साथ जिम कर सकते हैं? देखिए, अब ये यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गेम्स कमेटी का एक ये हिस्सा है जिम्नेज़ियम क्लब। जिम्नेज़ियम क्लब के अंडर में यहाँ पर जैसे एक कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, स्केटिंग, ये क्लब्स इसके सब क्लब हैं, जिसमें वेट, और एक है इसमें फ़िटनेस, जो जनरल फ़िटनेस, इसके लिए यहाँ पर लोग एक्सरसाइज करने आते हैं। 1931 का जहाँ बैठे हुए हेरिटेज बिल्डिंग है, और 1931 में इस बिल्डिंग बनी थी। जो उस वक्त जिम का जो कंसेप्ट रहा होगा, उस कंसेप्ट को अगर आज के दौर में देखा जाए तो जिस तरह यहाँ के एनवायरनमेंट है, जिस तरह की यहाँ की आबो हवा का जो सिस्टम इस बिल्डिंग का है, वो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी जिम के पास इतना नेचुरल, जो नेचर की जो कुदरती जो आबो हवा का जो सिस्टम बनाया है हमारे बुज़ुर्गों ने, वो अपने आप में एक मिसाली चीज़ है जो शायद कहीं नहीं मिले। दूसरा, यहाँ पर जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, इनमें जो सबसे ज़्यादा तादाद जो बच्चों की आती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, क्योंकि ये रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, बड़ी संख्या यहाँ पर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर सुबह और शाम दोनों वक्त को मिला के कम से कम 600 से 700 तालिब इल्म यहाँ अपनी एक्सरसाइज के लिए आते हैं और उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ की ट्रेनिंग का जो सिस्टम है, एक मैं आपको बड़ा आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, और अपने ख़ासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म से भी मैं अपील भी करूँगा कि ये एक वाहिद सिस्टम है जो हिंदुस्तान के जो बड़े जिम होंगे, जहाँ आप एक जिम में जाने के लिए आप लाखों पता हज़ारों रुपए आप देते हैं, तो भी वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिम्नेज़ियम में मिलेगा। उसमें ख़ासकर ये बिल्कुल हाईटेक है, यानी यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग का जो भी ट्रेनिंग का सिस्टम होता है, उसके बारे में मैं सिर्फ बहुत शॉर्ट में, क्योंकि चैनल में आपकी हमारी बातें लंबी हो जाएंगी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो कभी फिर मौका मिला, अगर आपने मौका दिया हमें, तो फिर मैं बात करूँगा इस सिलसिले में इसको डिटेल से। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो जिम्नेज़ियम है ये टोटल फ्री है स्टूडेंट्स के लिए, आउटसाइडर बिल्कुल अलाउ नहीं है। और यहाँ का तालिब इल्म जो है वो कई ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग में, पावर लिफ्टिंग में, कुश्ती में, वेट लिफ्टिंग में और स्केटिंग में तो हमारे कई इंटरनेशनल लेवल के भी बच्चे हैं। और रही बात जहाँ तक ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग में यहाँ पे जो सबसे अच्छी ख़ास बात यह है कि सबसे जैसे ट्रेनिंग का सिस्टम है कि हर इंडिविजुअल की एक्सरसाइज की अपनी अलग कैपेसिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसका बाकायदा कंप्यूटराइज्ड डाटा उसको कलेक्ट किया जाता है। उस डाटा के अनुसार उसका वीकली, मंथली, ईयरली उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जाते हैं। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत उसकी जो बॉडी की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दी जाती है। सर ने बहुत अच्छी बात कही है। और एक हम सवाल करेंगे कि सर ये बताइए कि जो
कितने एज पे हमें जिम करना चाहिए? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत ही, और ये सवाल एक ऐसा सवाल है कि जिसको आमतौर पर लोगों के दिमाग में सवाल रहता है कि कब जिम जाएं। देखिए, और ये आजकल जो बहुत से लोग गूगल यूट्यूब पे जाके देख के, और अपने वो लोग जो यूट्यूब सिर्फ इसी के लिए बनाते हैं, तो उनका एक देखा गया है कि आप ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो बड़े ईमानदारी से प्रोफेशन को एक पैशन और कोई भी प्रोफेशन, जैसे मैंने भी कहा आपको, अगर उस प्रोफेशन को से समाज को, सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है तो वही प्रोफेशन आपकी इबादत हो गई। इबादत का मतलब मैं बिल्कुल ही नहीं मानता कि आप नमाज़ पढ़ रहे हो या आप पूजा कर रहे हो। ये ठीक है, ये खुदा का हुक्म है, उसको करना है, सबको करना है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी इबादत है जो हमारे बुज़ुर्गों ने बताई है, वो इबादत ये है कि आपका जो काम है, जो भी आप वर्क कर रहे हो, वो सोसाइटी के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो आपके चैनल से मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह आज यूट्यूब का बहुत तेज़ी से बढ़ावा हुआ है, उसमें देखा गया कि बहुत से मिथ लोग ऐसी चीज़ें अपने यूट्यूब को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी ऐसी वर्गले और ऐसी गलत बातें प्रचार करते हैं, जिसकी वजह से उससे यकीन हटता जा रहा है। जहाँ यूट्यूब से बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिल रही है, वहीं बहुत सी चीज़ों से हमें रास्ता भटका भी रहा है। तो इसलिए ख़ासकर मैं आपसे भी अपील करूँगा कि आप इस चैनल में कोई भी चीज़ अगर ऐसा इस्तेमाल करें जो सच्चाई, और मैंने ये पाया आपके अंदर कि आप बड़ी साफ़ गोई से और साफ़ सुथरी बातों को आगे आप ला रहे हैं। तो उसमें मेरा ये कहना है कि जो एक्सरसाइज़ की जहाँ तक बात है, ट्रेनिंग की बात है, ट्रेनिंग, जिम में ट्रेनिंग का जो आपका सवाल है, इसमें ट्रेनिंग में आपका जो बच्चा 6 साल का जो बच्चा है, वो भी 6 साल का बच्चा जब चलने लगा और बोलने लगा, तो उसके बाद वो जिम की एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि, क्योंकि आमतौर पर पहले जब ये 1931 में जिम बना था, तो इसमें 2000, इसी जिम्नेज़ियम की मैं बात कर रहा हूँ कि 2001 तक या 2000 तक यहाँ पर 11th और 12th के बच्चों को अलाउ नहीं था। इसलिए कि उनके, तो जब यहाँ मैंने ज्वाइन किया और मैं दोबारा आया और मैं पूछा क्यों, जो हमारे जो टीचर्स रहे हैं, तो यानी हमारे जो बड़े बुजुर्ग, तो उन्होंने कहते कि ये जो है अभी इसकी उम्र नहीं है। तो लेकिन मेरे जहन में एक बात आई, जो, और वो बाद में जो साइंटिफिक बात भी मैं कहूँगा बहुत, क्योंकि आपकी वीडियो बड़ी हो रही शायद, और हम पूरी बात ना कह पाएँ, कि उसमें जो है सीधा सा जब सबसे बड़ा होता है कि कहा गया है कि अगर मस्जिद में बच्चे नहीं जाएंगे तो मस्जिद वीरान हो जाएगी, छोटे बच्चे रहना चाहिए। इसी तरीके से अगर जिम्नेज़ियम में अगर बच्चे 11-12 तक छोटे बच्चे नहीं आएंगे जिम में, तो याद रखना कि हमारा जो लेवल ऑफ फिटनेस, जो फिट, अभी एक नारा हमने दिया है, फिट एमयू हिट एमयू, तो फिट एमयू और हिट एमयू के तहत मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ कि हमारी हिट अगर एमयू तभी होगी जब हम फिट होंगे। और फिट का जो जगह है, फिट से मुराद सिर्फ शारीरिक फिटनेस नहीं है, मानसिक यानी दिमागी भी फिटनेस हमारी अच्छी होनी चाहिए। जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो बताया है, तारीख जो बताई है, जो बुज़ुर्गों ने इस यूनिवर्सिटी को जिसलिए बनाया है, अगर उसमें भी अगर हमारे अंदर वही लेवल फिटनेस होना चाहिए। फ़िलहाल जो जिम की जो फिटनेस की बात मैं करना चाहूँगा कि वो डिपेंड करता है, 6 साल का बच्चा एक्सरसाइज कर सकता है, 6 साल से लेकर 90 साल और 95 साल तक का आदमी जिम आ सकता है। डिपेंड करता है कोचिंग उसको क्या देना है, लोड क्या लेना है, किस तरह की एक्सरसाइज करना है, वो लोड का ही खेल है। और एक्सरसाइज में कोई बार ये ऐसा नहीं है जिसे किसी से पूछा जाए कि अस्पताल किस उम्र में जाया जा सकता है, अस्पताल पैदा होते ही जाया जा सकता है। और एक्सरसाइज का भी हाल है, एक्सरसाइज करते हैं, जैसे बच्चा दुनिया में आता है तो सबसे पहले एक्सरसाइज ही करता है। अगर रोता है, चिल्लाता है और हाथ हिलाता है, यानी इसका मतलब एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि कितना कैसे करना है, वहाँ एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास अच्छे एक्सपर्ट हैं, अगर ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं, तो आप बच्चे को आप भेज सकते हो। लेकिन उन बच्चों को प्राइवेट जिमों में, जिस तरीके से आजकल सप्लीमेंट का, वर्गले ड्रेस का जो बढ़ावा जो हमारी भारतीय सभ्यता से बिल्कुल ही उल्टा जा रहा है, इस चीज़ों को गार्जियन को निगाह रखनी चाहिए। सर, जैसे कि आपने बताया कि 6 साल से 90 साल तक आदमी अगर चाहे तो जिम कर सकते हैं, लेकिन ये एक अफवाह है या ये बात कहाँ तक सच है कि अगर छोटे एज में अगर जिम करने लगेंगे तो उनका हाइट जो है नहीं बढ़ेगा, वो घट जाएगा धीरे धीरे, वो लंबाई नहीं हो पाएगा, तो ये कहाँ तक सच है बात? ये बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने। इसमें एक्चुअली ऐसा है कि ये एक तरीके से मिथ है, पीछे से चला आ रहा है। इसमें सच्चाई है, साइंटिफिक सच्चाई भी है। कुछ सच्चाई क्या है वो बता दे रहा हूँ, तो उससे अपने आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मैंने पहले आपके पहले सवाल में कहा था ना कि वो डिपेंड करता है कि जो ट्रेनर है, जो आपका कोच है, वो आपकी बॉडी को किस तरह का लोड दे रहा है। आमतौर पर देखा गया कि 15-16 साल की उम्र में तक, 18 साल की उम्र तक बोन जो है वो कैल्सिफाइड नहीं होती, यानी बोन में लचीलापन ज़्यादा होता है। लचीलापन ज़्यादा होता है, जब वो वेट लेगा तो बोन अंदर ही टेढ़ी हो जाएगी, बाहर दिखाई नहीं पड़ेगी। उससे उसका हाइट जो है बाहर वाली, जो बाहर दिखेगा नहीं, तो वो क्या अंदर उसकी ग्रोथ उतनी होती है, ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो रुक जाती है, वो हाइट वो दिखती नहीं, वो हाइट ख़राब हो जाती है।
लेकिन अगर इसी चीज़ को प्रॉपर ट्रेनर जो देख रहा है और उसको क्या ट्रेनिंग देनी है, अगर उसके अकॉर्डिंग किया गया तो मैं समझता हूँ उसके हाइट पर बिल्कुल हाइट और अच्छी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी जिम करने से। और उसमें अब अच्छा, क्योंकि चैनल के माध्यम से लोग ये कहेंगे भाई इन्होंने तनकीद तो कर दिया, इसका हल नहीं बताया, तो मैं हल भी बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम के ज़रिए कि इसमें सीधा सा है कि जब भी आप शुरू करिए 18 साल तक आप अपना जो बॉडी वेट है उसके वेट से आप अगर वेट ट्रेनिंग करोगे तो बॉडी का ग्रोथ बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। और वो वेट ट्रेनिंग कौन सी करनी है वो आपके एक्सपर्ट बताएंगे। लेकिन अगर आप अपने ऊपर अपना वज़न उठा नहीं पा रहे हो और आप आके दूसरा वज़न उठा रहे हो तो नेचुरली है कि आपका बॉडी पे उसके कहीं न कहीं डिफॉर्मिटीज़ होगी और उसका नुकसान होता है। और ऐसा नहीं है कि जो है एक्सरसाइज से वेट हाइट घटी। वो ईरान का नसीरी हैं जो 18 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिनकी हाइट 6 फुट 2 इंच है, वर्ल्ड में चैम्पियन हुए थे वेट लिफ्टिंग में। तो अब इसका मतलब है कि अगर एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप बनने के लिए मिनिमम 8 साल 9 साल का वक्त चाहिए। यानी उन्होंने जो शुरू किया होगा तो 10 साल से शुरू किया होगा, 8 साल से 9 साल से शुरू किया होगा, और क्योंकि 16 साल 17 साल में उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया वर्ल्ड में, तो दुनिया को चैलेंज कर दिया। तो ऐसे एक नहीं है, दर्जनों हमारे पास एग्जाम्पल है और जिनकी हाइट 6 फुट 2 इंच 6 फुट 3 इंच रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका उस्ताद या आपका टीचर कैसा है और किस तरह की ट्रेनिंग पे बॉडी पे किस तरह का लोड डाल रहा है, तो उसका इफेक्ट उन पर उसका कोई नुकसान नहीं होता और फ़ायदा होता है। आपने बिल्कुल सही कहा है। और एक सवाल है कि सर जिम जो करते हैं और अपना सेहत दुरुस्त रखना चाहते हैं उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? ये देखिए, खाने का जो मामला है मैं इसको बस सीधा सा है कि एक तो आम तौर पर ये जो सवाल तुमने किया, क्योंकि तुम स्टूडेंट का चैनल चला रहे हो और एएमयू स्टूडेंट के हॉस्टल के बारे में आप मैं जानता हूँ, इसके बाद आप सीधा आपका सवाल होगा कि सर हालों में तो ये खाना मिलता है और आप बता रहे हो यहाँ 700 लोग आते हैं। तो ये मैं आपको बहुत क्लियर कट ये बता दूँ कि हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ देते हैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसका ख़ास ख्याल रखा जाता है कि उसको किस तरह की ट्रेनिंग देना है और किस तरह की डाइट उसको मिलेगी वो हमें अंदाज़ा है। दूसरी बात यह है कि जो डाइट का है, नो डाउट डाइट, रेस्ट, एक्सरसाइज, तीन एक दूसरे की कड़ी हैं आपस में। विदाउट इन तीनों के मिले हुए हम अपनी सेहत को अच्छी नहीं बना सकते, दिस इज़ फैक्ट। पर एक बात और सच्चाई है कि जब बॉडी की अपने आप, क्योंकि कुदरत ने, नेचर ने बहुत सी कुछ चीज़ें इसमें ऐसे बना रखी है कि खुद डिमांड करती है और बॉडी अपने आप डिमांड करती है कि हमें कितना खाना है और क्या खाना है। ये जो डाइट का जो कंसेप्ट जो कुछ लोग लाए हैं कॉमर्शलाइज अंदाज में, जो डिब्बा बेचने वालों हैं, जिनके जो मुझे बड़ी उनकी थ्रेट भी मिलती रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा जिम में कहीं डिब्बा नहीं है, फूड सप्लीमेंट के नाम पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसका पता नहीं है कि क्या खिला रहे हो क्या नहीं। बच्चे जो भी डाइट हॉस्टल में मिल रही है, मैं भी मेडलिस्ट हूँ, मैं भी इसी हॉस्टल से निकला हूँ, डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो जो डाइट ले रहे हैं उस अल्लाह की जो नेमत है, जो कुदरत ने, ईश्वर ने, भगवान ने जो आपको दिया है, उसको कितने एहतराम और इज़्ज़त से उसको खा रहे हो। अगर उसको तरीके से आप खा रहे हो तो डाइट की जो रिक्वायरमेंट है उसका एक कैलोरीज है वो लेवल जाके तब होता है जब आपको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जाकर आपको कहीं मेडल देना है, तो उस दौरान अलग से एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत पड़ती है और उसको उस वक्त की ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग बताया जाता है। लेकिन फ़िलहाल अपने आप को गुमराह जो लोग कर रहे हैं कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ इसलिए जिम नहीं जाता, मैं हॉस्टल में डाइट मिलती 2 रोटी 2 बोटी, 2 रोटी 2 बोटी में क्या मैं करूं, ये वो गलतफहमी में है और वो एक तरीके से अपने आप को जो है वो गुमराह कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो डाइट में खासकर हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों से कि आप लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कि वो बाहर की डाइट सप्लीमेंट्स से बिल्कुल बचें और यहाँ पर जो भी खाएँ, आमतौर पर हमारे यूनिवर्सिटी में एक हो गया है कि वो लोग जो है केला पकड़ लेते हैं, ठेले पे खड़ा हुआ केला खा लेते हैं, कुछ ऐसा ना करके वो पैसा उनका इतना खर्च हो रहा है, ऐसा करें कि आप मिक्स फ्रूट लें। मिक्स फ्रूट में जो है आप केला भी लें, सेब भी लें, सीजनल फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा लें जो सस्ता होता है और उसको आराम से स्टूडेंट खा सकता है। हम लोग सीजनल फ्रूट नहीं खाते, जैसे जो सीज़न फ्रूट में जो भी सीज़न पे आया है वो चीज़, अगर सेब का सीज़न है आप खूब सेब खाइए, केले का सीज़न है आप केला खाइए और अच्छा होगा कि आप उसको मिक्स कर लीजिए। तरबूज का, आम का सीज़न हो आप आम खाइए, वो बॉडी के लिए अलग से एनर्जी देती है और वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा एक्सरसाइज के टाइम में और उसमें। और ये कहे कि जो जिमों में कि हम जाएँ और वहाँ पर कोई स्पेशल डाइट लाएँ, ये एक तरीके से वो जो कोचेज़ हैं, जो डाइटिशियंस हैं, वो राज की बात को छुपा के वो अपनी चौधराहट कायम रखने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जो क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपसे और आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा जो अपना जज्बा है इस वर्क करने का, क्योंकि मैं एक फ़ौजी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे ब्लड जो है मेरा एक सैनिक का है जिसने कई वार भी लड़े हैं। अब मैं जाहिर है कि मेरा एक जज्बा है देश का, जो देश का और कौम का और ख़िदमत करने का जो जज्बा है
उस जज्बे के साथ मैं सिर्फ इतना ही आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी बातें हम करें वो एक इबादत की तरह ही करें। जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये भी मैं एक इबादत का हिस्सा मान रहा हूँ कि अगर मेरी इन अल्फाजों से, हमारे इन बातों से अगर कोई हमारे यूथ को या किसी को अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा हो गया तो मेरी एक बड़ी इबादत हो गई। इसलिए डाइट में बहुत ज़्यादा दिमाग अपना ना खपाएं और जो डाइट मिल रही है, जो खाना मिल रहा है, उस डाइट से हमारे यहाँ की फ़िटनेस एक्सरसाइज के लिए सफिशिएंट है। सर लास्ट सवाल है कि कुछ सालों से जो है अक्सर यंग जो है उनका हार्ट अटैक आ रहा है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि जिम करने से बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आता है, तो क्या ये बात सच है? क्योंकि अक्सर लोगों ने जिम करना भी छोड़ दिया है ये हार्ट अटैक की वजह से। ये एक बड़ा तगड़ा, बहुत ज़्यादा इस पर वो एक हो रहा है और कई ऐसे कैजुअलिटीज़ खासकर कोरोना के बाद हुए हैं, आए भी हैं। तो उसमें देखिए उसका जो हार्ट अटैक का जो बात है उसका एक सीधा सा फार्मूला है जो जिम में, वो मैंने आपके पहले सवाल में इसका जवाब दे दिया था तकरीबन। बस इतना ही कहूँगा मैं, एक्सरसाइज क्या है हमें ये पता हो जाए तो हार्ट अटैक से बच सकते हैं। एक्सरसाइज और वर्क, लेबर, दो चीज़ें होती हैं। फिज़िकल एक्टिविटी हम यहाँ जिम में कर रहे हैं और फिज़िकल एक्टिविटी एक रिक्शे वाला या बेचारा जो वर्क करता है, लेबर है, वो भी फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा है। फिज़िकल एक्टिविटी यहाँ भी हो रही है, बस यहाँ और वहाँ में फ़र्क यह है, जो साइकिलिंग, वो रिक्शा जो चलाता है, जो साइकिल चला रहा है, अपना कोई कारोबार करने के लिए जा रहा है, तो वो भी साइकिल चला रहा है। जिम में भी एक साइकिल है जो हम चला रहे हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, इस फ़र्क को हम जान लेंगे तो बहुत सी बीमारियां हमें अपने आप उससे हम बच सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज में जो टारगेट होता है, टास्क होता है, वो उस व्यक्ति की, उस इंसान की कैपेसिटी क्या है, उसकी लेवल ऑफ फिटनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो भी फिज़िकल एक्टिविटी की जाए वो सेहत बनाती है। और कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू वर्क किया जाए, यानी सेहत को अकॉर्डिंग टू सेहत नहीं, एक सेहत की कैपेसिटी नहीं, अकॉर्डिंग टू वर्क। यानी जैसे एग्जांपल के लिए आपको स्टेशन से अपने हॉस्टल तक साइकिल से आना है, पैदल आना है, तो आपका टारगेट ये नहीं है कि अब हमारी बॉडी कितनी डिमांड कर रही है, आपका टारगेट है कि हमें वहाँ पहुँचना है। तो जब हम ये टारगेट लेके चलेंगे तो यही हुआ लेबर। आजकल जिमों में कोचेस, क्वालिफाइड कोचेस ना होने की वजह से, इसकी साइंटिफिक नॉलेज ना होने की वजह से वो लोग ज़्यादातर लेबर करते हैं। और देखा गया है कि जो कैजुअलिटीज़ ज़्यादा देखी गई हैं वो हमारे लेबर तबके में ज़्यादा होती है, मुकाबले जो प्रॉपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनमें कम होती है। और वो लेबर तबका वाला जो, क्योंकि वो सब ज़्यादा लेबर कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसको तो कभी हार्ट अटैक होने नहीं चाहिए। लेकिन देखा जाए तो अगर आप अभी अगर उसका आंकड़ा उठा के देखें तो जो लेबर तबका है इस बीमारियों से ज़्यादा मुब्तला रहता है। उसे कहीं किडनी फेल हो रही है, कहीं और भी चीज़ें हो रही हैं, कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। तो इसलिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जिम में जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर बॉडी की जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसका इफ़ेक्ट जो है नेगेटिव नहीं आएगा। बस लास्ट में इतना कहूँगा कि जैसे डाइट में एक्सरसाइज का आपका सवाल उसमें ज़्यादा इजी आ जाएगा, आप कट पेस्ट करके आप ये भी कर सकते हो कि जैसे डाइट में जब हम खाना खाने से एनर्जी मिलती है, ये बात फैक्ट है। बादाम खाते हैं, पिस्ता खाते हैं, लेकिन यही बादाम और पिस्ता जिससे एनर्जी मिल रही है, अगर इसी को ज़्यादा खा लिया जाए, रोटी से एनर्जी मिलती है, अगर इसको ज़्यादा खा लिया जाए तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है और फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, ग्लूकोज भी चढ़वाना पड़ता है और ये होता है अब गए तब गए, अब आए तब आए। इसी तरीके से जो चीज़ एक्सरसाइज भी है, अगर एक्सरसाइज आपने आपकी जो बॉडी की अकॉर्डिंग आपने ज़्यादा कर लिया तो वही हाल होगा जो आपको फूड पॉइजनिंग होती है। इसी तरह एक्सरसाइज की पॉइजनिंग होगी जो आपके हार्ट अटैक कर देगा, आपके किडनी फेल कर देगा, आपको ब्रेन हेमरेज कर देगा, बहुत सी बीमारियाँ कर सकता है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो जो लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज, वो जो ट्रेनर अपना ट्रेनिंग करते हैं उसका क्वालिफिकेशन नहीं देखते, उसकी देखते हैं कि वो जो बॉडी कितनी ऐंठी हुई है, कितना उसमें बाइसेप दिख रहा है, उसको नॉलेज कितना है वो नहीं देख पाते, जिसकी वजह से वो ऐसी जो कैजुअलिटीज़ देखने को मिल रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ इसको जिम को दोष देना ये मैं नहीं मानता। यहाँ पर जैसे कि सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं और मैं सर का आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सर ने अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया और सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया।